नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। मुझे याद आ रही है कहानी, जब अमित शाह जी 370 पर बोल रहे थे लोकसभा के अंदर, तो उन्होंने याद दिलाया कि एक जमाना था जब कश्मीर में बहुत सारे लोगों के फार्म कैंसिल हो जाया करते थे ताकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग जीत सकें। यह गलत नहीं है, यह सच्चाई है। मैंने अपनी किताब में अमित शाह जी के कहने से कई साल पहले लिख दिया था और इसको लेकर बहुत लानत मलामत हुई थी। नेहरू जी भी इस बात को लेकर नाराज थे। बाकी सारी बात ठीक है, लेकिन लगता यह है कि अमित शाह जी ने लोकसभा में जो बोला उसको याद कर लिया और ये सोच लिया कि ये एक बढ़िया तरीका है जिससे विपक्ष को खत्म किया जा सकता है। खजुराहो में पहले हमने देखा कि खजुराहो में समाजवादी पार्टी के जो अधिकृत उम्मीदवार थी उनका पर्चा कैंसिल कर दिया गया, और अब जो सूरत से खबर आई है वो उससे भी ज्यादा बड़ी है, क्योंकि खजुराहो में तो कम से कम केवल एक व्यक्ति का पर्चा खारिज किया गया था। सूरत में कांग्रेस के उम्मीदवार और कांग्रेस के डमी उम्मीदवार दोनों का पर्चा इस बिना पर खारिज कर दिया गया कि जिन लोगों ने उस पर साइन किए थे उन लोगों ने कह दिया हमारे साइन ही नहीं है। ये जांच कराने की जरूरत नहीं समझी गई कि वो झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं, उनको सही मान लिया गया और ऐसा कहने के बाद सारे प्रस्तावक गायब हो गए, उनका कोई पता नहीं है। और इसके आगे ये हुआ कि उसके अलावा जितने भी उम्मीदवार थे, जिनमें से एक बसपा का भी उम्मीदवार था, बहुत संभव था कि अगर उसका पर्चा रह जाता तो कांग्रेस वहां पर उसको सपोर्ट कर देती, आम आदमी पार्टी उसको सपोर्ट कर देती, लेकिन बसपा उम्मीदवार सहित सभी निर्दलीयों के पर्चे खारिज नहीं हुए, सॉरी, उन्होंने वापस ले लिया। उन्होंने अपनी उम्मीदवारी ही वापस ले ली और इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के जो वहां पर प्रत्याशी थे उनको विजयी घोषित कर दिया गया, यानी बिना लड़े एक सीट भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली। यहां पर मैं ये भी बता दूं कि सूरत कोई डिफिकल्ट सीट नहीं थी। पिछले दो चुनावों से 4-4 लाख वोटों से वहां पर भारतीय जनता पार्टी जीत रही थी। हाँ, इतना जरूर हुआ था कि वहां पर आम आदमी पार्टी ने बीच में काफी डिस्टरबेंस क्रिएट किया था जब लोकल इलेक्शंस हुए थे। पता नहीं उसका डर है या कोई और डर है या फिर ये कोई योजना है। और यकीन जानिए कि अगर ये और होता है, चंडीगढ़ का एग्जाम्पल आप लोग जानते हैं अनिल मसीह का, ये अगर और होता है 30, 40, 50 सीटों पर अगर ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी को बिना लड़े जिता दिया जाता है, तो मोदी जी का 400 पार का जो नारा है वो उसके आसपास पहुंचने में कामयाब हो भी सकते हैं। 50 भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ये सारी चीजें मैंने पढ़ी थी, लेकिन उन लोकतंत्रों में पढ़ी थी जहां पूरी तरह से तानाशाही चलती है, जहां लोगों के पर्चे खारिज करा दिए जाते हैं, लोगों को उठवा लिया जाता है, चुनाव नहीं लड़ने दिया जाता है। भारत में कितना भी मजबूत शासन रहा हो, कभी भी इस तरह की हरकतें हमने नहीं देखी हैं। चुनाव होते रहे हैं। क्या डिटेल्स हैं इसकी और साथ साथ में ये क्या बता रहा है, ये सारा कुछ समझने समझाने के लिए हमने आज अपने स्टूडियो में बुलाया है डॉक्टर राकेश पाठक को। मैं उनका स्वागत करता हूं और बिना किसी सवाल के सीधे इस मुद्दे पर जो भी वो टिप्पणी करना चाहते हैं उन्हें आमंत्रित करता हूं। डॉक्टर साहब नमस्कार, और आप बताइए। जी धन्यवाद अशोक जी, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय आज आपने उठाया है। इसकी और गहराई से पड़ताल की है देश के एक बड़े अखबार दैनिक भास्कर ने। ये जो गुजरात मॉडल में से सूरत मॉडल निकल कर आया है, ये लोकतंत्र का वो बदसूरत चेहरा है जो इस अमृतकाल की निशानी बनेगा आगे चलकर। सिर्फ इतना नहीं हुआ है कि लोगों के पर्चे वापस करवाए गए हैं, पर्चे वापस करवाने के लिए क्या क्या हुआ इसकी पड़ताल दैनिक भास्कर ने खोलकर रख दी है। बाकायदा बाईलाइन स्टोरी है और मैं उस रिपोर्टर को सलाम करता हूं जिसने ये पड़ताल की है। खबर ये है अशोक जी कि जब कांग्रेस के दोनों प्रत्याशी, जो एक मूल प्रत्याशी और एक डमी प्रत्याशी जिसको कवरिंग कैंडिडेट भी कहा जाता है, उनके पर्चे खारिज हो गए, तो फिर बचे हुए लोगों की तलाश हुई। बचे हुए लोगों की तलाश में जाए उससे पहले जो खबर ये बता रही है उसको भी जान लेते हैं। जो दोनों प्रत्याशी थे, कांग्रेस का जो घोषित प्रत्याशी था उसने क्या किया। वो जो मुकेश दलाल जी हैं, संभवतः मुकेश दलाल ही उनका नाम है, उन्होंने पार्टी का जो प्रदेश नेतृत्व है उसको झांसे में रखा, उसको गफलत में रखा। सामान्य तौर पर होता ही है अशोक जी, कोई भी प्रत्याशी जब चुनाव लड़ता है तो वो अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को ही प्रस्तावक और अनुमोदक बनाता है, और सामान्य तौर पर कांग्रेस और बीजेपी में ये परंपरा है ही। क्या पार्टी के कार्यकर्ता को अवसर दें उसे। मुकेश दलाल भाजपा के प्रत्याशी हैं शायद, ये कोई और नहीं, है? मैं, हाँ,
भाजपा के प्रत्याशी की मैं बात कर रहा हूं अभी। अभी अच्छा बाद में अच्छा आऊंगा अच्छा बसपा जी। पर जी। वही तो बहुत हाँ, अच्छा आश्चर्यजनक अच्छा। बात है सर। ओ ओ ओ इन्होंने ओ इन्होंने नहीं, मुकेश दलाल तो जीत गए हैं। कांग्रेस के प्रत्याशी, क्षमा कीजिए, आप सही कह रहे हैं, जो कांग्रेस जी वही प्रत्याशी वही। थे उन्होंने प्रदेश इकाई को झांसे में रखा और अपने निकटतम रिश्तेदारों को प्रस्तावक अनुमोदक बनाया। उनमें उनके एक बहनोई साहब हैं, एक साले साहब हैं, एक भांजे हैं। यहां तक कि जो डमी कैंडिडेट था, जो कवरिंग कैंडिडेट था कांग्रेस का, उसके भी प्रस्तावक में उन्होंने अपने रिश्तेदारों के नाम शामिल करा दिए। इसलिए जब नाम वापसी के लिए स्थितियां पैदा करनी हुई, ये जो स्कीम बनी थी, इसको ऑपरेशन निर्विरोध नाम दिया है अखबार ने, शायद बीजेपी ने इसी नाम से वो ऑपरेशन चलाया था। उसमें कांग्रेस का अगर कार्यकर्ता होता तो उससे तो ये कहलवाना मुश्किल था कि मेरे दस्तखत नहीं है। कांग्रेस का कार्यकर्ता तो ये कहता हाँ मैंने तो अनुवादक के रूप में दस्तखत किए हैं। चूंकि कांग्रेस के प्रत्याशी जो हैं उनके निकटतम रिश्तेदार थे ये, तो इन लोगों ने लिख के भेज दिया कि हमारे दस्तखत नहीं है और गायब हो गए, फिर ये मिले नहीं किसी को। तो मूल प्रत्याशी कांग्रेस का और उसका जो डमी प्रत्याशी था, दोनों के प्रस्तावकों में पार्टी के कैंडिडेट ने अपने रिश्तेदारों को शामिल किया। तो पहला धोखा दिया उसने पार्टी को। प्रदेश इकाई ने जो कहा था कि कार्यकर्ताओं को अनुमोदक बनाए, अपना प्रस्तावक बनाए, उन्हें न बनाकर इस तरह से अपने पर्चे खारिज करा लिए। अब बचा बहुजन समाज पार्टी का एक प्रत्याशी और 4 निर्दलीय और बचे। बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी नामांकन भरने के बाद, उसके नामांकन में कहीं कोई भूल चूक नहीं थी, वो सूरत से बड़ौदा चला गया और एक फार्म हाउस में जाकर रुक गया, क्योंकि उसको मालूम था इस तरह के दबाव आएंगे। उसने अपना टेलीफोन बंद कर लिया। ये सारे हवाले मैं दैनिक भास्कर के हवाले से दे रहा हूं। लेकिन आपको आश्चर्य होगा अशोक जी जानकर, हमारे दर्शकों को भी हैरत होगी कि गुजरात की पुलिस की क्राइम ब्रांच इस काम में डूबी, इस काम में उतरी। सूरत की क्राइम ब्रांच ने ढूंढना शुरू किया बसपा प्रत्याशी को। उसकी लास्ट लोकेशन जो फोन की थी स्विच ऑफ होने से पहले, उसके आधार पर उसे ढूंढा गया और वहां से पकड़ कर लाए गए वो सज्जन अरे बसपा के बाप रे। प्रत्याशी। और सूरत के एक 5 स्टार होटल में, 5 सितारा होटल में इसका कंट्रोल रूम बनाया गया था। 24 से 48 घंटे तक ये ऑपरेशन वहां से चला। बसपा प्रत्याशी को क्राइम ब्रांच अपने साथ पकड़कर अपनी गाड़ी में लेकर आई और बीजेपी के प्रत्याशी और उनके जो भी लोग थे, बीजेपी के प्रदेश के नेतृत्व के लोग, अहमदाबाद के, गुजरात के, उनके हवाले कर दिया। वहां जो भी बातचीत हुई हो, जो भी डील हुई हो, हम नहीं कह रहे कि उनको धमकाया गया या कोई लेन देन हुआ, हमें कुछ नहीं मालूम। अखबार ने भी ये कहा है कि उन्हें वहां लाकर उनके सुपुर्द कर दिया गया। बाकी के चारों निर्दलियों को भी वहां लाया गया और उन्हें समझाया गया कि कोई फायदा नहीं चुनाव लड़ने से। और अंततः बसपा प्रत्याशी और इन चारों निर्दलियों ने भी अपने नामांकन वापस ले लिए। कांग्रेस के दोनों प्रत्याशियों के खारिज हुए, दस्तखत नहीं है इस आधार पर। जबकि अशोक जी ये बहुत साधारण सी बात है, इसकी जांच हो सकती थी, बिल्कुल। इसकी बाकायदा एफआईआर हो सकती है कि आपके सिग्नेचर हैं कि नहीं, बुलाया जा सकता है उनको सामने, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट से जांच और कराई जब जा सकती और है। जब और जब भाई साहब बसपा के प्रत्याशी प्रत्याशी को ट्रेस किया जा सकता है, तो इन प्रस्तावकों को क्यों नहीं ट्रेस किया जा क्यों नहीं सकता ट्रेस है? किया जा सकता था? बिल्कुल ठीक बात है, पर करना नहीं था ना उन्हें ट्रेस, क्योंकि वो तो बीजेपी कांग्रेस प्रत्याशी के रिश्तेदार थे। उनके कहने से ही वे गायब हुए होंगे, उनके कहने से ही उन्होंने कह दिया कि हमारे दस्तखत नहीं है ये। अब ये जो मॉडल हमारे सामने पेश किया है बीजेपी ने, ये आने वाले समय में पूरे देश में हमें दिखाई दे सकता है। आपने जो शुरू में कहा, यह आशंका है, अगर 40-50 सीटों पर, मैं तो कह रहा हूं अगर 20 सीटों पर भी अशोक जी उन्होंने ऐसा कर लिया, तो सीधे उनका स्कोर 20 से शुरू होगा। सही अगर बात आप है। बैडमिंटन के मैच में बैडमिंटन खेल रहे हैं, तो लव बॉल के बाद सामने वाले के सीधे 15 पॉइंट हो जाए तो आप क्या कर लेंगे फिर? टेनिस खेल रहे हैं तो 30 लव से शुरू हो जाए मैच, तो क्या कर सकते हैं आप? तो मुझे ऐसा लगता है इसके पीछे जो हौसला बढ़ा हुआ है पार्टी का, उसकी वजह मैं मानता हूं चंडीगढ़ के की घटना को। अशोक जी, जिस घटना में निर्वाचन अधिकारी को, जो भी अधिकारी था अनिल मसीह, सुप्रीम कोर्ट ने उसे कहा कि वो लोकतंत्र का हत्यारा है, लोकतंत्र की हत्या की है उसने। आप डाइस पर बैठकर लोकतंत्र की हत्या कह रहे हैं और सजा नहीं दे रहे हैं। दुनिया के किस क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में किसी भी तरह की हत्या में माफी पर्याप्त होती है? अगर सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले में सजा दी होती, अभी हम देखेंगे बाबा रामदेव के मामले में भी अभी प्रतीक्षा है। 8-9 पॉइंट में माफिया उनकी छपी है अखबार में, देश भर के अखबारों में सबसे नीचे बॉटम में, इतनी सी 4 लाइन की,
अभी हमें देखना है कि सुप्रीम कोर्ट ने 3 बार उनकी माफी स्वीकार नहीं की थी। क्या अखबार में छपे हुए माफी से उन्होंने जो अपराध किया था लाला रामदेव, मानवता के प्रति अपराध है, दवाओं का गलत विज्ञापन, गलत प्रसार, और जो हम एक बार पहले चर्चा कर चुके हैं ड्रग ट्रायल, तो क्या वे भी माफी के बाद छूट जाएंगे? जब लोकतंत्र के हत्यारे सिर्फ माफी करके छूटेंगे तो ये गुजरात मॉडल चंडीगढ़, खजुराहो वाया सूरत होते हुए दिल्ली पहुंचेगा, और इसे कोई रोक नहीं सकता अशोक जी, अगर ये सब ऐसा चलता रहा। और मैं तो एक बात और कहना चाहता हूं, हर चीज में सुप्रीम कोर्ट से ही क्यों उम्मीद की जाए? क्या जनता की कोई जिम्मेदारी नहीं है? जनता तय नहीं करेगी कि ऐसे चुनाव कब तक कैसे चलेंगे? प्रधानमंत्री हर भाषण में पहली बार के मतदाताओं से अपील करते हैं, तो क्या सूरत में 10,000, 20,000, 20 लाख लोगों में एक संसदीय सीट में 70-80 हजार युवा नहीं होंगे? क्या वे अपने जीवन के पहले मताधिकार से वंचित नहीं रह गए? 5 साल फिर उन्हें इंतजार करना पड़ेगा। और एक तकनीकी पक्ष अशोक जी और रखना चाहता हूं, मैं उस बारे में बहुत क्लियर नहीं हूं, मैं जानना चाहता हूं, विशेषज्ञ बताएं। हमारी निर्वाचन प्रणाली में नोटा का प्रावधान किया गया है। इस निर्विरोध निर्वाचन से क्या मतदाता का यह अधिकार बाधित नहीं हुआ? अगर एक प्रत्याशी भी है और मतदाता अगर ये कहना चाहता है कि हमें ये भी नहीं चाहिए, इस प्रत्याशी को भी वोट नहीं देना है, तब भी प्रत्याशी और नोटा 2 प्रावधान हो सकते थे मशीन में। इस बारे में जरूर संविधान विशेषज्ञों और चुनावी विशेषज्ञों से हमें जानना है। ये नोटा के अधिकार से भी तो आपने मतदाता को वंचित किया है। क्यों नहीं संभव था कि मुकेश दलाल और दूसरे कॉलम में नोटा? हो सकता है मुकेश दलाल से ज्यादा वोट सूरत की जनता नोटा पर दे देती तो क्या होता? जो जन प्रतिनिधित्व कानून में संशोधन करके नोटा लाया गया है, ये तो उसका भी उल्लंघन है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि ये जो गुजरात मॉडल है, इसका बदसूरत चेहरा सूरत के जरिए देश के सामने आ गया है। और राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में ठीक कहा है, यही असली नरेंद्र मोदी का चुनावी पैटर्न है। और राहुल गांधी जो कुछ दिनों पहले कह रहे थे ना, कहां है लोकतंत्र, बहुत आलोचना की थी लोगों ने, तो अगर ये लोकतंत्र है तो बलिहारी ऐसे लोकतंत्र। 2 सवाल हैं। पहली बात तो कि इन सब के बावजूद राहुल गांधी जी या कांग्रेस पार्टी अपने भीतर छिपे हुए गद्दारों को क्यों नहीं पहचान पाती? एक सवाल तो ये है। दूसरा, उससे बड़ा सवाल यह है कि जिस संस्था को ये सारे फैसले लेने थे, चाहे वो नोटा से संबद्ध हो, चाहे उस चुनाव को खारिज करने और दोबारा पर्चा डलवाने का हो, या जो भी कुछ, चुनाव आयोग तो इस समय टॉप पे होता है। हालांकि चुनाव आयोग का नाम लेते ही अगर आप कहीं चुनाव आयोग का नाम ले रहे हैं तो ये रिस्क ले रहे हैं कि आपका वीडियो सप्रेस कर दिया जाएगा। हमने देखा है, ब्लॉक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिर भी लेना पड़ेगा कि प्रधानमंत्री एक बयान देते हैं जिसमें मुसलमानों को घुसपैठिया कहते हैं, मनमोहन सिंह का एक भाषण कोट करते हैं जो गलत कोट करते हैं, और जाने क्या क्या कहते हैं। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ को ऐसे दिखाते हैं जैसे हिंदू औरतों से मंगलसूत्र छीन कर मुसलमान औरतों को पहना दिया जाएगा। दुनिया के किसी लोकतंत्र में, दुनिया के कहीं भी ना ऐसा हुआ है और ना होगा, ना कांग्रेस के घोषणा पत्र में कुछ ऐसा है। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ का बहुत क्लियर, जिन्हें जरा सी अर्थशास्त्र आती है, मैंने तो अर्थशास्त्र की पढ़ाई की है, जिसको जरा भी अर्थशास्त्र आता है वो जानता है कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ का मतलब सिर्फ इतना होता है कि टैक्सेशन और बाकी पॉलिसीज ऐसे बनाई जाएं जिसमें जो सुपर रिच हैं, जो 1% लोग 70-80% संपदा लेके बैठे हैं, उनके ऊपर थोड़ा प्रेशर पड़े, उनके यहां से पैसा रिलीज हो, और जो आम लोग हैं, नौकरी करने वाले, मजदूरी करने वाले गरीब लोग हैं, उनको सहायता पहुंचाई जाए। ये होता है रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, और सारी दुनिया में समय समय पर इसका प्रयोग किया गया है, और इसका इक्विटेबल प्रयोग होता है, यानी समाज में बराबरी लाने के लिए इसका प्रयोग होता है। ये सारी बातें उन्होंने कही, लेकिन चुनाव आयोग ने उस पर टिप्पणी करने से भी मना कर दिया। बाकी सब आप छोड़ दीजिए, कार्रवाइयां हो रही हैं, ऐसा नहीं कि कार्रवाइयां नहीं हो रही हैं। मैं आपको बताऊं कि दिल्ली में एक कार्रवाई हुई, पोस्टर्स पूरी दिल्ली में लगे हुए थे, बिना किसी सोर्स का नाम दिए, पार्टी का नाम नहीं दिया गया था, जिसमें कांग्रेस और दूसरी पार्टियों से जुड़े लोगों के मजाक उड़ाए गए थे, घटिया हमले किए गए थे, उनका कैरिकेचर बनाकर। कांग्रेस ने बाकायदा इसका चुनाव आयोग में जाकर इस पर आपत्ति दर्ज की। चुनाव आयोग ने आदेश पारित किया कि इतने घंटों में इसको हटा लिया जाना चाहिए। एक पोस्टर नहीं हटाया गया। ये कार्रवाई हो रही है। ऐसे में भाई साहब, मतलब निष्पक्ष चुनाव तो छोड़ दीजिए, चुनाव का ही कोई मतलब रह गया है? अशोक जी, केंद्रीय चुनाव आयोग से हमारी और आपकी उम्मीदें या देश की उम्मीदें बेमानी है। 2 बड़ी मजेदार बातें कल हुई हैं सोशल मीडिया पर, पहले उनका जिक्र करूंगा। एक कार्टून कल वायरल हुआ अशोक जी, उसमें मरहूम TN शेषन साहब ऊपर स्वर्ग से रीढ़ की हड्डी दिखा रहे हैं
और मेरी चुनाव जगह। आयोग से कह रहे हैं कि ये रीढ़ की हड्डी लगा लो। दूसरी एक बात और चल रही थी कि चुनाव आयोग को धृतराष्ट्र कहना भी उचित नहीं है। धृतराष्ट्र को दिखाई नहीं देता था, लेकिन उन्हें सुनाई तो देता था। चुनाव आयोग को तो सुनाई भी नहीं देता। लेकिन मैं इससे आगे की बात करना चाहता हूं। चुनाव आयोग को दिखाई भी देता है और सुनाई भी देता है, लेकिन वो अपनी मर्जी से सुनता और देखता है। सिलेक्टिव है। चुनिंदा चीजें जो उसे सुननी होती हैं, जो उसे देखनी होती हैं, जिन चीजों का संज्ञान लेना होता है उनका लेता है वो चुनाव आयोग। जैसे शिवसेना, बाल ठाकरे, उद्धव ठाकरे की पार्टी, उसने अपना थीम सॉन्ग परसों जारी किया, 2-3 दिन पहले। उनके थीम सॉन्ग में भवानी शब्द आया एक जगह। हम और आप सब जानते हैं कि शिवसेना छत्रपति शिवाजी महाराज को अपना आराध्य मानते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज की जो आराध्य देवी थी तुल्जा भवानी, उनके नाम से ये भवानी शब्द उस थीम सॉन्ग में आया है। चुनाव आयोग ने फौरन से पेशतर नोटिस दे दिया उद्धव ठाकरे को कि अपने थीम सॉन्ग में से शब्द हटा दीजिए। उद्धव ठाकरे ने कह दिया हम नहीं हटाएंगे, आपको जो करना हो कर लीजिए। कल सामना में पहले पेज पर फर्स्ट लीड खबर छपी है कि चुनाव आयोग ने देवी भवानी का अपमान किया है। और पिछले 2 दिनों में अशोक जी पूरे महाराष्ट्र में गली गली, मुंबई जैसे महानगर में जय शिवाजी जय भवानी के नारे बुलंद होना शुरू हो गए। वो तो शिवसेना के फेवर में चला गया। लेकिन उसी चुनाव आयोग को प्रधानमंत्री के धर्म और संप्रदाय के आधार पर दिए जा रहे भाषण सुनाई नहीं देते। उसे नहीं दिखाई दे रहा कि भगवान राम की मूर्ति की तस्वीर लेकर अमित शाह छिंदवाड़ा में रोड शो कर रहे हैं। चुनाव आयोग को दिखाई नहीं दे रहा डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री खजुराहो में और पूरे प्रदेश में मंदिर के नाम पर वोट मांग रहे हैं। बहुत स्पष्ट कह रहे हैं अगली बार काशी और मथुरा। तो उस नहीं, तो चुनाव आयोग से भारतीय जनता पार्टी ने तो अपने ट्विटर हैंडल से बाकायदा चुनाव के ठीक पहले राउंड के चुनाव के ठीक पहले ऐसे पोस्टर्स जारी किए। बिल्कुल उन्होंने किए कि जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, ऐसे पोस्टर जारी किए। सनातन को बचाना है तो बीजेपी को लाना है टाइप के। बिल्कुल इसी तरह के। और प्रधानमंत्री के खुद के भाषण, अशोक जी, जो उनका भाषण है बांसवाड़ा वाला, मैं आदर्श आचार संहिता की बात नहीं कर रहा, मैं जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 125 की भी बात नहीं कर रहा, मैं तो आईपीसी की धारा 153A की बात कर रहा हूं। प्रधानमंत्री का वो भाषण सीधे सीधे आईपीसी के अंतर्गत अपराध है। 2 वर्गों, 2 संप्रदायों में सांप्रदायिक वैमनस्य पैदा करने के लिए आप लिखित में, वाणी से, यहां तक कि संकेतों और इशारों से, अशोक जी बहुत स्पष्ट लिखा हुआ उसमें कानून में कि अगर आप ऐसा कोई साइन भी दिखाते हैं, माने अगर जैसे वो कौन सी लता है हैदराबाद वाली, उन्होंने मस्जिद पर तीर कमान से सिर्फ संकेतों में, माधवी लता, उन्होंने धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाई, धनुष हाथ में नहीं था। लेकिन आईपीसी की धारा 153A कहती है कि आप अगर इशारे से भी कोई ऐसा काम करते हैं कि आपका वो कृत्य सांप्रदायिक धार्मिक वैमनस्य बढ़ाने वाला है, तो इसमें एफआईआर हो सकती है। एक और बात उनके खिलाफ हुई है, उनके खिलाफ हुई है, लेकिन प्रधानमंत्री के खिलाफ नहीं हुई। और एक और बात अशोक जी, सुप्रीम कोर्ट अभी 3-4 महीने पहले कह चुका है, पूरे देश के सभी राज्यों से, सभी चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी, मुख्यमंत्रियों से सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि हेट स्पीच में किसी फरियादी की जरूरत नहीं है। राज्य को, स्टेट को सो मोटो स्वयं फरियादी बनकर बिना किसी अदालती निर्देश के मुकदमा दर्ज करना है। किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। कोई नागरिक कहने नहीं आए कि नरेंद्र मोदी ने घृणा फैलाने वाला भाषण दिया है, तो भी उस राज्य की पुलिस, कलेक्टर, एसपी की जिम्मेदारी एफआईआर दर्ज करे। क्या मजाक कर रहे हैं भाई साहब? पर्ची मुख्यमंत्री से आप उम्मीद कर रहे हैं कि वो एफआईआर दर्ज करेगा? हंसी आती है सिर्फ, और कुछ नहीं होता इसमें। हम तो कानून से उम्मीद कर रहे हैं अशोक जी, सिर्फ हम कानून से आशा कर रहे हैं कि अगर कानून का पालन हो तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न केवल प्रचार प्रसार से प्रतिबंधित हो जाएं, बल्कि उनके प्रत्याशी होने पर भी कानून कार्रवाई कर सकता है, वे चुनाव से बाहर किए जा सकते हैं। इस समय हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए, जब हम सूरत मॉडल की बात कर रहे थे अशोक जी, ये भी जोड़ लेते हैं साथ में। आपने जम्मू कश्मीर का जिक्र किया अमित शाह के भाषण का, लेकिन नई पीढ़ी ये नहीं जानती होगी, जब आपातकाल के बाद चुनाव हुए थे
तो ज्यादातर नेताओं को जेल से बाहर निकाल दिया गया था। ज्यादातर नेता जेल से बाहर आ गए थे, बहुत कम लोग बचे थे जिन पर बाकायदा कोई आरोप था। इंदिरा गांधी के खिलाफ राजनारायण चुनाव लड़ने आए थे, जेल से बाहर निकल कर आए। कुछ लोग जेलों से भी लड़े थे, वे जेल में रहकर भी चुनाव जीते थे, लेकिन तब भी किसी के नामांकन, किसी के पर्चे न तो इस तरह खारिज कराए गए थे, न वापस दिलवाए गए थे। ऐसा कुछ नहीं हुआ था। आपातकाल के सारे में जो चुनाव हुए थे उसमें भी ये उससे आगे का अमृतकाल है अशोक जी। और अभी तो 6 चरण बाकी हैं। पता नहीं और ऐसे कैसे सूरत मॉडल के नजारे हमें देखना बाकी है। एक छोटी सी बात मैं आपसे जानना चाह रहा था। मध्य प्रदेश में इलेक्शन चल रहा है और मध्य प्रदेश में कांग्रेस से जो सवाल मैंने पूछा भी था पिछली बार, वो इस बार ले लीजिए आप, कि हम देख रहे हैं कांग्रेस से लगातार लोग जो हैं वो भाजपा में गए हैं। उसमें बीच बीच में कुछ मजेदार चीजें दिख जाती हैं। आपने शो किया था उस पर कि कैसे कमलनाथ जी के जो शहर है छिंदवाड़ा, उसके मेयर पहले भाजपा में गए और फिर चुनाव वाले दिन कांग्रेस के पक्ष में एक वीडियो जारी करके बयान कर देते हैं। अब उसका कितना असर पड़ेगा नहीं पड़ेगा मैं नहीं जानता। अभी हम बिहार में देख रहे हैं कि कई सारे ऐसे लोग जो भाजपा से आए थे उनको तुरंत टिकट दे दिया कांग्रेस ने, जबकि ऐसे बहुत सारे लोग जो बरसों से कांग्रेस के साथ जुड़े हुए थे उनको टिकट नहीं मिला। पप्पू यादव को भी अगर जोड़ लें तो जितना उन्होंने काम किया है अपनी पार्टी का, कांग्रेस में उन्होंने विलय कर दिया, लेकिन पूर्णिया से उनको टिकट नहीं मिला। पूर्णिया में राहुल गांधी भी जाकर उनके खिलाफ प्रचार कर रहा है बीमा भारती के लिए। तो आपको कहीं ये नहीं लगता कि कांग्रेस के अंदर अभी भी दोस्तों दुश्मनों की पहचान की बहुत समस्या है? ऐसे बहुत सारे लोगों को सर चढ़ा लिया जाता है, ऐसे बहुत सारे लोगों को टिकट दे दिया जाता है। जयपुर की अगर बात करें, सुनील शर्मा को टिकट मिला। आप लगातार उनके वीडियोस देख लीजिए, गांधी के बारे में, नेहरू के बारे में, या गांधीयन नेहरू थॉट के बारे में, कांग्रेस के बारे में कितनी पॉजिटिव बातें कर रहे हैं वो। और उनके ऊपर सोशल मीडिया में तमाशा बचा। 58 साल की उम्र में पहला टिकट मिला था, उनसे तुरंत छीन लिया गया। जबकि वहीं बाहर से आए हुए लोगों पर कोई सवाल भी नहीं उठ रहा है, जो भाजपा में रहे, पूरे टाइम सांप्रदायिक बातें करते रहे, कांग्रेस में आए, उनको खटाखट टिकट मिल गया, वो लड़ रहे हैं, उनके ऊपर कोई सवाल भी नहीं उठ रहा है। मेरा ये पूछना है कि जो प्रवासी पक्षी हैं जो आए हैं, वहां टिकट नहीं मिला तो यहां चले आए, अगर यहां से जीत भी जाते हैं और वहां मंत्री पद मिला, वहां कोई सुविधा मिला, तो उनको जाने में क्या समस्या होगी? ये दोनों पार्टियों के लिए सही है। तो कांग्रेस आपको अभी सूरत में जो हुआ, आप ही ने बताया डिटेल में कि कैसे प्रत्याशी ने खुद सारा खेल रचा। तो कई बार आपको ऐसा नहीं लगता है कि कांग्रेस इतने मुश्किल समय को ठीक से गाज कर पाने में सफल नहीं है? कई बार आपको ऐसा नहीं लगता है कि कांग्रेस को इस समय कम से कम जिस तरह की वैचारिक प्रतिबद्धता की आवश्यकता थी, दोस्त दुश्मन की पहचान होने की आवश्यकता थी, पार्टी के भीतर भी पार्टी के बाहर भी, अभी भी वो चीज उतनी साफ दिखाई नहीं देती है? बिल्कुल निश्चित तौर पर कांग्रेस की जो गलतियां हैं, खास तौर से जो केंद्रीय नेतृत्व है उसकी जो खामियां हैं, उसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी को हर चुनाव में भुगतना पड़ता है। मैं हमेशा कहता हूं कांग्रेस के लिए, हुए तुम दोस्त जिसके, दुश्मन उसका आसमां क्यों हो। कांग्रेस को दुश्मनों की जरूरत नहीं पड़ती, उसके भीतर ही दुश्मन छुपे हुए हैं। राहुल गांधी लाख कहते हैं कि जिनको जाना है वे जाएं। मैं हमेशा कहता हूं कि जिनको जाना है वे जाएं। आप अगर जानते हैं, उनकी शिनाख्त कर पा रहे हैं, तो उनके जाने से निकाल पहले दीजिए। उन्हें बेदखल क्यों नहीं करते, उन्हें निकाल क्यों नहीं देते? जब तक केंद्रीय नेतृत्व इतना कड़क नहीं होगा, केंद्र का अंकुश राज्य इकाइयों पर, प्रादेशिक नेतृत्व पर, प्रदेश के नेताओं पर, उनकी गर्दनों पर गड़ा हुआ महसूस नहीं होगा, राज्यों में वही होता रहेगा जो इस चुनाव में हो रहा है। हम सब जानते हैं कांग्रेस के लिए यह जीवन मरण का चुनाव है, कांग्रेस के अस्तित्व का प्रश्न है। अगर यह चुनाव भी उसके हाथ से निकलता है तो कांग्रेस के पास वर्षों तक कुछ हासिल करने को नहीं बचेगा। दल बदल की जहां तक आपने बात कही, मैं बिल्कुल सहमत हूं। हमारे आप जैसे लोग कभी भी ऐसे दल बदल को प्रोत्साहित नहीं करते, स्वीकार ही नहीं करते। चाहे वो लाल सिंह हो जम्मू वाले, चाहे बिहार के कोई और नेता हो, कोई भी हो, चाहे इमरान मसूद हो, अगर ऐसे लोग सिर्फ चुनाव के वक्त आपके पाले में आ रहे हैं। इमरान मसूद के साथ मैं जोड़ दूं, चूंकि मैं उत्तर प्रदेश का हूं, इमरान जी मसूद कभी भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं गए, कभी भी हाँ, नहीं। बीजेपी के साथ नहीं गए, लेकिन कुछ आपत्तिजनक बयान उनके उस समय भी रहे हैं। फिर भी हम ये मानते हैं कि अगर कोई गॉडसे का रास्ता छोड़कर गांधी के रास्ते पर आना चाह रहा है तो उसके सुधार की गुंजाइश हम मान सकते हैं। लेकिन आमतौर पर चुनाव के समय हुए दल बदल न तो स्थायी होते हैं, न वैचारिक होते हैं, न सैद्धांतिक प्रतिबद्धता के कारण कोई उधर से इधर आ। कांग्रेस नेतृत्व ने, जैसे पप्पू यादव के बारे में आपने कहा, जिस व्यक्ति ने अपना पूरा दल विलय कर दिया आपकी पार्टी में, क्या उस वक्त आपने नहीं सोचा था कि आप जिसके साथ गठबंधन कर रहे हैं
यानी लालू यादव की पार्टी के साथ, तो वहां प्रत्याशी चयन में क्या समस्या आएगी उसका आकलन किए बिना आपने उनकी पार्टी का विलय करा लिया। आज की तारीख में वहां त्रिकोणीय मुकाबले में है मामला। आप प्रचार कर रहे हैं पप्पू यादव के खिलाफ राजग के प्रत्याशी का जाकर वहां पर। तो ये कांग्रेस के भीतर जो खामियां हैं, उसके मैकेनिज्म में कोई गलतियां हैं, उसकी मशीनरी में, उसके सिस्टम में इतनी खामियां हैं कि उसके सुधार के बिना वो सत्ता की लड़ाई में इसी तरह से गच्चा खाती रहेगी। और गच्चा देने वाले विपक्ष के लोग नहीं है, उनकी अपनी पार्टी के लोग होते हैं। कितने ऐसे अवसर आए, आपने जिसको स्टार प्रचारक बना दिया महाराष्ट्र में, वो 15 दिन बाद पार्टी छोड़कर चला गया। मध्य प्रदेश में कई ऐसे नेता हैं जिनको स्टार प्रचारक बना दिया, चले गए। देश भर में ऐसे नेता है, आपने रोहन गुप्ता को टिकट दे दिया, वो पार्टी छोड़कर बीजेपी में चला गया। तो भाई सोशल पार्टी मीडिया का का हेड सिस्टम, रहा है इनके। सोशल मीडिया का हेड रहा। तो पार्टी का सिस्टम क्या कर रहा था? पार्टी की अपनी कोई मशीनरी ऐसी नहीं है जो इतना तो पता लगा के रखे कि ये आदमी किधर जाने रोहन, वाला है। आपने एग्जाम्पल दिया तो मैं आपको थोड़ा और सुविधा दे दूं। रोहन गुप्ता के बारे में तो ये था कि उनके पिता अमित शाह के साथ व्यापार में संलग्न है। ये सारी बातें कई साल से सबको पता थी, और ये जब बातें वो सोशल मीडिया पे बहुत खुल के आ चुकी थी। अब नेतृत्व को नहीं पता थी तो ये उनकी समस्या है। जब वो सोशल मीडिया हेड बनाए गए थे रोहन गुप्ता, तब ही ट्विटर और फेसबुक पर ये चीजें आ चुकी थी कि उनके वही कारोबारी वही रिश्ते अमित शाह और उनके लोगों के साथ हैं। इसके बिल्कुल। बाद भी इतने सालों तक कांग्रेस नेतृत्व आंखें मूंदे रहा। तो इसके लिए और कोई जिम्मेदार नहीं है। उनका भगवान ही भला नहीं कर पाएगा जिन्हें अपना भला करने की चिंता नहीं है। तो इसके लिए जिम्मेदार तो पूरा कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व मैं बहुत स्पष्ट मानता हूं। और इसकी ओवरऑलिंग के जरिए पूरी सफाई के बिना कांग्रेस का उद्धार नहीं हो सकता। और ये सफाई थोड़े कड़े फैसलों के साथ होगी। वो कड़ा फैसला लेने का साहस असल में आता सत्ता के साथ है। और कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व की इतनी गलती तो नहीं मान सकते। परिस्थितियां ऐसी हैं कि इस वक्त उनके पास सत्ता नहीं है, उनके पास किसी को देने के लिए कुछ नहीं है। इसलिए कई बार कड़े कड़े कदम नेतृत्व नहीं उठा पाता जो कि उसे उठाना चाहिए। मध्य प्रदेश में हमारे सामने कई उदाहरण है। हम कई बार पिछले कई एपिसोड में चर्चा कर चुके हैं, उनके नाम बार बार दोहराने की जरूरत नहीं है। सब जान रहे हैं, सब देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। फिर भी कांग्रेस नेतृत्व कुछ नहीं करता, तो चुनाव में उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा उसे। आज के लिए इतना ही। कड़े फैसले कांग्रेस को भी लेने पड़ेंगे, और कड़े फैसले, ज्यादा उम्मीद, कांग्रेस तो एक पार्टी है, वो जो भी करे उसका नुकसान उस पार्टी को होगा, देश को भी होता है। लेकिन ज्यादा बड़ा फैसला तो हम उनसे चाहते थे, ज्यादा कड़ा फैसला तो हम उनसे चाहते थे जो पावर में है। चुनाव आयोग से हम चाहते थे कि वो कड़े बिल्कुल फैसले ले। कांग्रेस का कोई आदमी अगर सीमा रेखा पार करता है, लक्ष्मण रेखा पार करता है, तो उस पर भी अंकुश लगाए। भारतीय जनता पार्टी का करता है तो उस पर भी अंकुश लगाए। नेता विपक्ष करते हैं तो उस पर भी अंकुश लगाए। नेता पक्ष यानी कि प्रधानमंत्री करते हैं तो उस पर भी अंकुश लगाए। चुनाव आयोग बना ही इसीलिए था कि एक बार घोषणा हो गई चुनाव की, एक बार लागू हो गई उसकी आचार संहिता, उसके बाद देश का असली जो शासक होता है, चुनाव होने तक, रिजल्ट आने तक, नई सरकार बनने तक, वो होता है चुनाव आयोग। उसके हाथ में कार्यपालिका पूरी होती है। डीएम चुनाव आयोग के लिए काम करता है, पूरी कार्यपालिका काम करती है। और ऐसा चुनाव आयोग जब अनिल मसीह बन जाता है, ऐसा चुनाव आयोग जब ऑपरेशन निर्विरोध बन जाता है, ऐसा चुनाव आयोग जब बयान देता है कि हम प्रधानमंत्री के बयान पर कुछ नहीं कहेंगे, तो एक बार सोचने का मन तो होता ही है कि लोकतंत्र है भी, या सिर्फ एक पर्दा रह गया है लोकतंत्र का। भीतर भीतर तानाशाही, अटारकी पूरी तरह से घर करती जा रही है। और सिर्फ इतना नहीं है, बात ये समझनी चाहिए कि ये तानाशाही, अटारकी जो घर करती जा रही है, ये जो हमारी संस्थाएं जिन्हें निष्पक्ष होना था वो निष्पक्ष नहीं रह गई हैं, तो इसका असर सिर्फ चुनाव तक नहीं रहेगा, इसका आपके, हमारे, सबके जीवन और घर तक पहुंचेगा। बस दिक्कत इतनी है कि समस्या आने पर आपको पता चलेगा। तब तक आपको लगेगा सब नॉर्मल है, कि लेकिन जिस दिन आपके ऊपर खुद कोई प्रॉब्लम आएगी तब पता चलेगा कि ये जो न्यू नॉर्मल है वो इतना एब नॉर्मल है जिसकी आपको आदत नहीं है, जिसको झेलना आपके लिए बेहद मुश्किल होगा। राकेश भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया।